ओके, तो हमारा टॉपिक है जी रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी यानी आरओपी। ठीक है, तो आरओपी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि बायलेटरल प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी। ठीक है, दैट अकर्स इन प्रीमेच्योर इन्फेंट्स। ठीक है, जिनका बर्थ वेट क्या होता है जी, कम होता है और दे आर एक्सपोज टू हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन थेरापी। ठीक है, मतलब ये कि देखें जो बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं ना, जिनका वेट ख़ास तौर पर 1500 मिलीग्राम से कम हो, ओवरऑल जो 1500 mg से कम हो। ठीक है, ओवरऑल कितना होता है जी, 2.5 kg होता है ना वेट बेबी का नॉर्मल, लेकिन ये बनता है 2500 mg बनता है। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है जी, एटियोलॉजी में, कि प्रीमेच्योर बच्चा पैदा हो गया। ठीक है, उसका वेट कितना है, कम है, 1500 मिलीग्राम से कम है। ठीक है, तो उसको अब रखेंगे कहाँ, इंक्यूबेटर में रखते होते हैं और हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन थेरापी देते होते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता है। तो उस हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन थेरापी की वजह से क्या होता है जी, ये जो है तो रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी आ जाती है। ठीक है ना, जो भी बच्चे अब प्रीमेच्योर पैदा होते हैं उनको नर्सरी में रखा जाता है ना, उनके अंदर अब स्क्रीनिंग की जाएगी किनकी, इन इस चीज़ की, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी की, ताकि देखा जाए कि ये कहीं डेवलप तो नहीं होगी। अगर डेवलप हो गई है तो उनको अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है ना, तो इटियोलॉजी आपने देख ली। दूसरी चीज़ क्या है जी, दूसरी चीज़ है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रीमेच्योर इन्फेंट 1500 मिलीग्राम से कम जिनका वेट है उनको नर्सरी में रखा जाता है। उसकी वजह से होता क्या है जी, उसकी वजह से होता ये है कि नॉर्मली जो नेज़ल पोर्शन होता है ना रेटिना का, उसकी जो है ग्रोथ हो रही होती है 8 मंथ ऑफ द गेस्टेशन में। ठीक है, यानी प्रेगनेंसी के 8वें मंथ में जो नेज़ल पार्ट है रेटिना का वो मैच्योर हो जाता है। ठीक है, जबकि टेम्पोरल पार्ट में न्यूवास्कुलराइजेशन वगैरह कब हो रही होती है, वो हो रही होती है फर्स्ट मंथ आफ्टर डिलीवरी। यानी बच्चा जब पैदा हो गया उसके 1 महीने बाद ये क्या होगा जी, उसकी टेम्पोरल साइड डेवलप होगी। ये जैसे कि ये नेज़ल साइड है और ये है टेम्पोरल साइड। ठीक है, नेज़ल साइड कब बन गई, 8वें मंथ में। ठीक है, गेस्टेशन के। जबकि टेम्पोरल पार्ट के में जो प्रोलिफरेशन है, वसल्स ने बनना है, सारा कुछ चक्कर होना है रेटिना के ऊपर, वो कब होगा जी, पहले मंथ में। ठीक है ना, आफ्टर डिलीवरी, पहले मंथ आफ्टर डिलीवरी। ठीक है ना, यानी बच्चा पैदा हो गया है अब वो जाके तो ये डेवलप हो। जबकि पहले मंथ में जो प्री मैच्योर बच्चा है वो उसको रखा गया होगा किधर, नर्सरी में, इंक्यूबेटर में। वहाँ पे हाई ऑक्सीजन दी जा रही होगी। हाई ऑक्सीजन जब दी जा रही होगी तो ये जो वसल्स बनना था जिन वसल्स ने, वो नहीं बनेंगी, उस मात्रा में नहीं बनेगी, उस कंसंट्रेशन में नहीं बनेगी जिसमें उनको नॉर्मली बनना चाहिए। लेकिन अब होगा क्या कि वो नहीं बनी है मसल्स, और बच्चे को थोड़ा टाइम ही ज़ाहिर है नर्सरी में रखा जाता है, ज़िंदगी सारी तो नहीं रखा जाता। तो जब बाहर निकालेंगे उसको, नर्सरी से घर ले आएँगे, तो अब जो है ज़ाहिर है ऑक्सीजन पहले ठीक मिल रही थी, ज़्यादा मिल रही थी, ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा मिल रही थी नर्सरी में। अब नॉर्मल लाइफ में ले आएँगे उसको रूटीन में, तो नॉर्मल से कम हो जाएगी, उससे कम, नॉर्मल से कम नहीं, नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन पहले से तो कम हो गई ना, नर्सरी वाली ऑक्सीजन तो नहीं मिल रही। तो अब क्या होगा जी, ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी वसल्स की, जो पहले नहीं हुई थी क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी, ऑक्सीजन ही पूरी मिल रही थी। ठीक है, ज़्यादा मिल रही थी। तो अब ऑक्सीजन हो गई है कम, प्रोलिफरेशन तो होगी वसल्स की, न्यू वसल्स बनेगी। लेकिन आपको पता है कि न्यू वसल्स जब बनती हैं ऐसे केसेस में तो हमेशा क्या होती हैं जी, लीकी होती हैं। आपने बस याद रखना है, लीकी होती हैं, और लीकी होती हैं तो सारा फंडा ख़राब करेंगी। तो अब क्या होगा जी, क्लिनिकल फीचर्स शो होना शुरू हो जाएंगे। वो क्या होंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें स्टेजेस हैं, क्लिनिकल फीचर्स की स्टेजेस हैं। ठीक है, पहली स्टेज में क्या होता है जी, डिमार्केशन लाइन बन जाती है। ठीक है, एक वस्कुलराइज रीजन, यानी आपको मैं बताऊं तो इस तरह का क्लिनिकल फीचर्स में इस तरह की डिमार्केशन लाइन बन जाएगी। ठीक है ना, बड़ी प्रोमिनेंट नजर आएगी। इधर वसल्स हैं, वसल्स बनी हुई है जी, बहुत सारी वसल, और इधर खाली एरिया है जी, कोई वसल नहीं है। ये टेम्पोरल एरिया है ना, उसमें कोई वसल ही नहीं है, इधर है वसल। तो अब पहले स्टेज में ये हो गया। ठीक है, वस्कुलराइज वसल
नॉन वस्कुलराइजेशन एरिया शो होगा। दूसरे स्टेज में क्या होगा जी, दूसरे स्टेज में, ये पहला स्टेज था, दूसरे स्टेज में ये होगा कि यही जो लाइन है आपकी डेमार्केशन लाइन जो नेजल और टेम्पोरल के दरमियान में है एरिया ऑफ द रेटिना, तो ये अब प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएगी और मज़ीद फूलना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। रिज प्रोग्रेस करेगी और एलिवेटेड पिंक रिज नज़र आएगी आपको, ठीक है ना। और ये बनी किस वजह से होती है, ये रिज किस वजह से बनेगी, इस तरह की रिज जब इतनी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, ये नज़र आ रही है, ये वसल्स वगैरह है और इस तरह की रिज नज़र आएगी। ये किस वजह से बन रही होती है, ये बन रही होती है मेसेंकाइमल शंट, मेसेंकाइमल शंट जो बना होता है किधर, आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स के में, उसकी वजह से ये नज़र आती है जी रिज, ठीक है ना। ये दूसरे स्टेज में ये काम हो रहा है। अब तीसरा स्टेज देखते हैं। तीसरे स्टेज में ये होता है ना जी कि एक्स्ट्रा रेटिनल फाइब्रोवास्कुलर प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। क्या होना शुरू हो जाती है जी, फाइब्रोवास्कुलर प्रोलिफरेशन। उसकी वजह से क्या होगा जी, आपको जाहिर है न्यू वेसल्स एक्सटेंड इनटू द विट्रस कैविटी नजर आएंगी, ठीक है ना। और न्यू वेसल्स आपको पता है लीकी हैं, सो लीकी वेसल्स क्या करेंगी कि विट्रस हेमरेज काज कर देंगी, ठीक है। तो तीसरे स्टेज में आपने याद रखना है कि हो क्या रहा है जी, फाइब्रोवास्कुलर प्रोलिफरेशन, यानी फाइब्रोवास्कुलर जो मटेरियल है वसल्स में वो इंक्रीज हो रहा है, उनकी उसकी प्रोलिफरेशन हो रही है, ठीक है। और जो चौथा स्टेज है ना, वो स्टेज ये होता है कि उसमें या तो स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन हो जाती है चौथे स्टेज में, ठीक है। इसके बाद चौथा स्टेज है, उसमें क्या हो जाती है, या तो स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन हो जाएगी, ये जो सारी स्कारिंग हो रही थी, डिमार्केशन लाइन थी, ये वगैरह वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों की या तो स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन हो गई और कैपिलरीज वगैरह जो है रिज में डिसअपियर हो जाएंगी, ये रिज के अंदर जो कैपिलरीज नहीं होती वो डिसअपियर हो जाएंगी। 80% ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है, ठीक है ना। और मतलब ठीक ठाक ऐसे मतलब रेटिना आपको नजर आना शुरू हो जाता है। लेकिन 20% केसेस में, कितने परसेंट केसेस में हो रहा था, 80% केसेस में, जबकि 20% केसेस में क्या होता है जी, वो ये होता है कि सिकेट्राइजेशन हो जाती है। सिकेट्राइजेशन का आप लोगों ने पढ़ाया था पहले कुछ टॉपिक्स में कि स्कारिंग को कहते हैं, स्कारिंग, ठीक है। तो जाहिर है जिस तरह पिंपल बनता है, पिंपल के बाद जो है जब ख़त्म हो जाए तो स्कार रह जाता है, इसी तरह यहाँ पे सिकेट्राइजेशन कहेंगे इस स्कार को, ठीक है, स्पेशल नाम दिया गया। तो बस आपने ये याद रखना है, exudation from new vessels and contraction of the fibrous component leads to subtotal and finally total retinal detachment, ठीक है। और जाहिर है सिकाट्राइजेशन वगैरह होगी तो उसके नतीजे में ये टोटल रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकती है। इसके बाद फाइनल स्टेज है जी, आखिरी स्टेज है, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है जी कि एंड स्टेज है, फाइनल स्टेज है पांचवा, इसमें टोटल रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है। ये किस वजह से होती है, ये इस वजह से होती है क्योंकि जाहिर है प्रोग्रेसिव फाइब्रस जो है फाइब्रोवास्कुलर प्रोलिफरेशन हो रही है, तो उसकी वजह से एंड स्टेज आएगा और एंड स्टेज में आपको पता है कि डिटैचमेंट, टोटल डिटैचमेंट, रेटिना पूरे का पूरा डिटैच हो जाएगा, जो जुड़ा हुआ था ना विट्रस वगैरह के साथ, तो वो डिटैच हो जाएगा। और ये फिर आपको इसका साइन क्या मिलेगा, ये आपको साइन मिलेगा जो आपने डीडीज में पढ़ा होगा, वो होगा क्या होगा जी, रेट्रोलेंटर फिब्रोप्लेसिया। क्या, रेट्रोलेंटल फिब्रोप्लेसिया, ये नाम से ही आपको जाहिर होता है कि रेट्रोलेंटर फिब्रोप्लेसिया का क्या मतलब हो सकता है। देखिए लेंस के पीछे फाइबर्स बन जाएंगी, फिब्रस स्ट्रक्चर जाहिर है ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से डिटैचमेंट होगी और आपको जो साइन मिलेगा वो होगा वाइटिश ग्लो, ठीक है ना। आपने रेट्रोलेंटल फिब्रोप्लेसिया ल्यूकोरिया में पढ़ा था, ठीक है, ल्यूकोरिया के डिडीज में पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये रेट्रोलेंटल फिब्रोप्लेसिया कहाँ पे आ रहा है, या आपने देख लेंगे कहाँ पे आ रहा है जी, रेटिनोपैथिया प्रीमेच्योरिटी में आ रहा है, ठीक है ना। रेट्रोलेंटल फिब्रोप्लेसिया किस डिजीज में आता है, तो ये आरओपी में आता है, यानी रेटिनोपैथिया प्रीमेच्योरिटी में आता है, ये आपको पता लग गया है, ठीक है ना। ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया क्या है, वाइट आई रिफ्लेक्स, ठीक है। और वो किस वजह से आ रही है, रेट्रोलेंटल फिब्रोप्लेसिया की वजह से, यानी कि लेंस के पीछे जो है फिब्रोप्लेसिया हो गई है। फिब्रोप्लेसिया क्या मतलब, फिब्रोवास्कुलर प्रोलिफरेशन, ठीक है। तो प्लस डिजीज रेफर टू
प्रेजेंस ऑफ टॉर्टुअस डायलेटेड वेन्स, ठीक है, पोस्टीरियर पोल पे जो आपको नजर आएंगे, ये भी आपने याद रख लेना। अब देखें जी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें हो गई, क्लिनिकल फीचर्स ये सारे हो गए, 5 तरह के फीचर्स मैंने आपको बता दिए, पहले में ये था, दूसरे में ये। अब की डायग्राम्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ बुक से, ठीक है, आप देख के तो फिर जो है ना आइडेंटिफाई करने में ईजी होगा। पहले स्टेज में मैंने आपको बताना है कि क्या हो रहा है जी, ये काम हो रहा है, ठीक है, ये पता नहीं फोकस करेगा या नहीं करेगा, करना तो चाहिए। ये देखें डिमार्केशन लाइन नज़र आ रही है आपको, टेम्पोरल एरिया, ये नेजल एरिया, नेजल एरिया में अच्छी वसल्स हैं पहले से बनी हुई और टेम्पोरल में नहीं है। दूसरे स्टेज में रिज बन गई है, वही जो डिमार्केशन लाइन थी वो डायलेट कर गई है, ज़्यादा बड़ी हो गई है और शंटिंग हो गई है वेन्यूल्स की और आर्ट्रियोल्स की, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज में मैंने आपको बताया था कि फिब्रोवास्कुलर प्रोलिफरेशन हो रही है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है, वाइट 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 अपीयरेंस जो नज़र आ रही है, ये है फाइब्रोवास्कुलर प्रोलिफरेशन, ये नेजल पार्ट, टेम्पोरल पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट स्टेज मैंने आपको चौथा स्टेज बताया था स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन, कहीं डिमार्केशन लाइन है नहीं है क्योंकि वो रिग्रेस कर गई। इसके बाद की डायग्राम्स नहीं दी गई हैं, मैं हो सका तो इंटरनेट से दिखाऊंगा बाद में, ठीक है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं जी इसकी मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या करते हैं जी, जो भी बच्चे 31st वीक से पहले पैदा हो रहे हैं ना, यानी प्री मैच्योर है, वो प्री मैच्योर बच्चे हैं, उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, उनको उनका फंडस एग्जामिनेशन किया जाता है कि कहीं इनको ये चीज़ डिवेल्प तो नहीं होगी, ज़ाहिर है इनको नर्सरी में ही रखा गया होगा तो उसके बाद इनको चेक किया जाता है, ठीक है। स्क्रीनिंग कब की जाती है, आप पूछेंगे स्क्रीनिंग कब की जाती है, तो ये होती है जी 6 से 7th वीक, ठीक है, पोस्ट नेटल पीरियड में, यानी पैदाइश के बाद कौन सा हफ्ता, छठा से 7वां हफ्ता जो है ना, उसमें ये चीज़ चेक की जाती है, ठीक है। और फुल डायलेट करके फंडस एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट फंडोस्कोपी या ऑप्थाल्मोस्कोपी के ज़रिए से, इनडायरेक्ट ऑप्थाल्मोस्कोपी के ज़रिए से किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपसे कोई पूछ सकता है ना, ज़ाहिर है कि एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि डायरेक्ट फंडोस्कोपी की जाती है या इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट की जाती है ताकि ज़्यादा अच्छे से चीज़ें फोकसली नज़र आएँ, ठीक है ना, एक लेंस मज़ीद ऐड करके तो देखा जाता है सारा कुछ, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट जो है वो है जी एब्लेशन ऑफ वास्कुलर रेटिना, यानी ये जो न्यू वसल्स बन रही हैं, जो लीकी हैं, जो बकवास किस्म की हैं, उनको एब्लेशन की जाए। उनकी एब्लेशन का मतलब है कि उनको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, या तो सर्जिकली रिमूव होंगी। दूसरा तरीका है वो है जी, ये मैंने पहला तरीका ट्रीटमेंट का बता दिया ना, या तो उनका एब्लेशन इन वसल्स की, न्यू वसल्स की, ठीक है, एब्लेशन यानी सर्जिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल रिमूवल, ठीक है। दूसरा तरीका जो है क्रायोथेरेपी, क्रायोथेरेपी आपको मैंने बताया हुआ कि क्या होता है कि जो है तो लेस टेम्परेचर, यानी कि नेगेटिव में टेम्परेचर दिया जाता है, बहुत कम टेम्परेचर दे के तो उन वसल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक। जो तीसरी चीज़ है जी फोटोकोगुलेशन, ठीक है, फोटोकोगुलेशन के जरिए से लेज़र फोटोकोगुलेशन जो तरीका है, ठीक है, जो हम डायबिटिक रेटिनोपैथी में भी पढ़ा था, वो तरीका अपना सकते हैं, या विट्रेक्टोमी कर दी जाती है, ठीक है ना। अगर ज़ाहिर है रेटिना डिटैच हो गया है, एंड स्टेज है, फाइनल स्टेज है, तो उसमें ज़ाहिर है रेटिना डिटैच हुआ होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, विट्रेक्टोमी करनी पड़ेगी, ठीक। तो ये सारा का सारा हमारा टॉपिक कवर हो गया, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। अगर आपको कोई भी चीज़ तंग कर रही है, नहीं समझ आ रही, तो आप यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।